हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का हमारे द एग्जाम टॉपर्स परिवार में। जैसा कि हमारे एनटीपीसी और ग्रुप डी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण सीरीज चल रही है जिसमें हम वन लाइनर फैक्ट के बारे में चर्चा करते हैं। अक्सर इनमें से सीधे सीधे प्रश्न हमें आरआरबी के द्वारा आयोजित होने वाली विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाएं, साथ ही साथ जितनी भी प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं उन सभी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं और इनमें से सीधे सीधे हमें अक्सर क्वेश्चन देखने को मिलते ही रहते हैं। चाहे आप विगत वर्षों के प्रश्न पेपर देख लीजिए, उनमें भी आपको इनमें से प्रश्न मिलेंगे और आने वाली सभी एग्जाम्स की दृष्टि से भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो आगे बढ़ने से पहले यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। साथ ही वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो शुरू करते हैं पहले फैक्ट से, लेकिन हम पहले चर्चा कर लें कि आज हम फैक्ट के बारे में चर्चा करने वाले हैं कृषि एवं पशुपालन से जुड़े हुए सेकेंड पार्ट के बारे में। तो पहला फैक्ट है, केंचुए को ही किसान का मित्र या फिर इसे प्रकृति का हलवाहा भी कहते हैं। किसे किसान का मित्र कहा जाता है या प्रकृति का हलवाहा किसे कहा जाता है? तो केंचुए को कहा जाता है। अगला आता है, सिल्वीकल्चर का संबंध होता है। सिल्वीकल्चर का संबंध किससे होता है? वनों के संरक्षण एवं संवर्धन से संबंधित क्रिया को सिल्वीकल्चर कहा जाता है। वापस रिपीट करते हैं, वनों के संरक्षण एवं संवर्धन से संबंधित क्रिया को ही सिल्वीकल्चर कहा जाता है। अगला आता है, भारतीय उद्यान कृषि अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? भारतीय उद्यान कृषि अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो यह बेंगलोर के हेसरा घाट में। कहाँ पर? बेंगलोर के हेसरा घाट में स्थित है। अगला आता है, भारतीय लाख अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? भारतीय लाख अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? लाख पैसे वाले लाख करोड़ की बात नहीं चल रही यहाँ पर। लाख एक ऐसा पदार्थ होता है जो चूड़ियों में अक्सर भरा जाता है। लाख की चूड़ियाँ भी कहें या इसके आभूषण बनाने के रूप में भी उपयोग किया जाता है। तो इसका अनुसंधान संस्थान कहाँ है? झारखंड के रांची में नामकुम में स्थित है। कहाँ पर? नामकुम में रांची है, वहाँ पर स्थित है भारतीय लाख अनुसंधान संस्थान। अगला आता है, कुछ प्रमुख प्रजातियां हैं बकरी की चेंगू एवं चेगथांगी नस्ल से किस ऊन को प्राप्त किया जाता है? बकरी की दो प्रमुख नस्लें होती हैं, उनसे भी ऊन प्राप्त होता है। वैसे तो हम सभी को पता है कि भेड़ और ऊंट से ऊन प्राप्त होती है, लेकिन बकरी की भी दो प्रजातियां हैं, चेंगू और चेगथांगी नस्ल की जो होती हैं, इनसे पश्मीना ऊन प्राप्त की जाती है। कौन सी? पश्मीना। अगला आता है, रबर एक किस प्रकार की फसल है? नकदी, जायद, रबी या इनमें से कोई नहीं? तो रबर एक नकदी फसल है। नारियल एक किस तरह का फल है? तो नारियल एक रेशेदार फल है। इसके अलावा आपको बता दें कि चावल का कटोरा किन नदियों के डेल्टा क्षेत्र को कहा जाता है? भारत के चावल का कटोरा किन नदियों के डेल्टा क्षेत्र को कहा जाता है? तो कृष्णा और गोदावरी नदियों के डेल्टा क्षेत्र को ही भारत के चावल का कटोरा कहा जाता है। और मक्का को किसकी रानी कहा जाता है? तो मक्का को अनाज की रानी कहा जाता है। फिर आपसे ऐसा भी पूछा सकता है कि अनाज की रानी किस फसल को कहा जाता है या किस अनाज को कहा जाता है? तो अनाज की रानी मक्का को कहा जाता है। और सबसे पुराना फल या कहें सबसे प्राचीन फल कौन सा है? तो सबसे पुराना फल खजूर का होता है, जो कि सबसे अधिक सर्दियों में खाया जाता है। काफ़ी पौष्टिक और काफ़ी शरीर के लिए लाभदायक भी माना जाता है। अगला आता है, अंगूर का बगीचा किस शहर को कहा जाता है? अंगूर का बगीचा किस शहर को कहा जाता है? तो अंगूर का बगीचा नासिक को कहा जाता है। और संतरों का शहर किसे? नागपुर को कहा जाता है। और केरल को क्या कहा जाता है? तो केरल को मसालों का बगीचा कहा जाता है। मसालों का बगीचा किसे? केरल को कहा जाता है। अगला आता है, जड़ की वायु का दबाव नापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? तो जड़ की वायु का दबाव मैनोमीटर से, किससे? मैनोमीटर से मापा जाता है, या कहें मैनोमीटर का संबंध किससे है? तो जड़ की वायु का दबाव मापने से। अगला आता है, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान देश की राजधानी नई दिल्ली में स्थित है। अगला आता है, विश्व में धान की प्रथम बौनी किस्म एक है, उसका नाम बताएं। भारत में ही नहीं बल्कि विश्व में धान की प्रथम बौनी किस्म का नाम बताएं। तो इसका नाम है IR8। IR इंडियन रेलवे कनेक्ट ना करें, IR8 एक धान की प्रथम बौनी किस्म का नाम है। अगला आता है नाबार्ड। नाबार्ड का फुल फॉर्म क्या होता है? राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक।
राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड का फुल फॉर्म है। इसकी स्थापना कब की गई थी दोस्तों? तो इसकी स्थापना 12 जुलाई 1982 को की गई थी। कब की गई थी? 12 जुलाई 1982 को। अगला आता है शिव रामन समिति का संबंध उपयुक्त में से किससे है, या फिर नाबार्ड का संबंध किस समिति से है? आपसे इस तरीके से भी पूछा जा सकता है। तो जो शिव रामन समिति है इसका संबंध नाबार्ड से ही है। किससे? नाबार्ड से। अगला आता है मशरूम। मशरूम की सब्जी भी बनाई जाती है। मशरूम हम सभी ने देखा ही है, बरसात के दिनों में अक्सर देखने को मिलता है। तो मशरूम एक तरीके का फंजाई होता है। क्या होता है? फंजाई। अगला आता है सिल्क का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? सिल्क के कपड़े सिल्क रूट कहें जिसे, और चीन तो इस मामले में काफ़ी विश्वविख्यात ही है, जो कि आए दिन अपने कारनामों की वजह से भी फेमस रहता है। तो सिल्क का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? चीन ही है। अगला आता है बच्चों वाली गाय को क्या कहा जाता है, या बच्चों वाली गाय को किस नाम से जाना जाता है? तो उसे डैम के नाम से जाना जाता है। कौन से? डैम। अगला आता है बकरी का वैज्ञानिक नाम बताएं। बकरी का वैज्ञानिक नाम क्या है? कैप्रा हिरकस। कैप्रा हिरकस किसका? बकरी का वैज्ञानिक नाम है। अगला आता है मछलियों में होने वाले सफ़ेद रोग किसके कारण होता है? मछलियों में अक्सर एक सफ़ेद रोग होता है, वह किसके कारण होता है? तो वह प्रोटोजोआ के कारण होता है। अगला आता है मादा में बच्चे पैदा होने के बाद पहले दूध का स्त्राव क्या कहलाता है? मादा में बच्चे पैदा होने के बाद पहले दूध का स्त्राव किस नाम से जाना जाता है? तो उसे खीस के नाम से जाना जाता है। क्या नाम से? खीस। इंग्लिश में इसे कोलोस्ट्रम भी कहा जाता है। खीस का ही दूसरा नाम कोलोस्ट्रम भी है। और दूध की शुद्धता किससे मापी जाती है? काफ़ी महत्वपूर्ण और अक्सर पूछा गया प्रश्न है। तो दूध की शुद्धता लैक्टोमीटर से मापी जाती है। और दूध में वसा का मापन किस विधि से किया जाता है? तो दूध में वसा का मापन गर्बर विधि से किया जाता है। किससे? गर्बर विधि से किया जाता है। और दूध का पीएच मान कितना होता है? तो दूध का पीएच मान 6.4 से 6.6 होता है। कितना? 6.4 से 6.6 के मध्य होता है दूध का पीएच मान। और दूध को दही बनाने के लिए जामन के रूप में किसका प्रमुखतः प्रयोग किया जाता है? दूध को दही बनाने के लिए कुछ जामन का प्रयोग किया जाता है जिससे वह जमता है। दूध से दही बनाने की जो प्रक्रिया कहें हम, तो उसमें किसका प्रयोग किया जाता है? उसमें लैक्टोफिलस एसिडोफिल्स का प्रयोग किया जाता है। किसका? लैक्टोफिलस एसिडोफिल्स का प्रयोग किया जाता है दूध से दही बनाने के लिए। अगला आता है पाश्चुरीकरण का तात्पर्य क्या होता है, या पाश्चुरीकरण की परिभाषा आपसे पूछी जाए तो दूध की पोषण महत्ता तथा क्रीम लेयर पर बिना प्रभाव पड़े उसे प्रायः सभी जीवाणुओं से मुक्त करना ही पाश्चुरीकरण कहलाता है। वापस से रिपीट करें, दूध की पोषण महत्ता तथा क्रीम लेयर पर बिना प्रभाव पड़े उसे प्रायः सभी जीवाणुओं से मुक्त करना ही पाश्चुरीकरण कहलाता है। और पाश्चुरीकरण में दूध को कितने डिग्री सेल्सियस पर रखा जाता है? तो पाश्चुरीकरण प्रक्रिया में दूध को 62 डिग्री सेल्सियस पर 20 मिनट तक के लिए रखा जाता है। दोनों पॉइंट काफ़ी महत्वपूर्ण है, कितने डिग्री सेल्सियस पर और कितने मिनट के लिए रखा जाता है। तो पाश्चुरीकरण प्रक्रिया में दूध को 62 डिग्री सेल्सियस पर 20 मिनट के लिए ही रखा जाता है। अगला आता है मोती समुदाय के पिंक टेंडा जंतु से निकाले जाते हैं। तो मोती है वह मोलस्कन समुदाय के पिंक टेंडा जंतु से निकाले जाते हैं। कौन से? मोलस्कन समुदाय के। अगला आता है शंख सामान्यतः किससे बना होता है? शंख जो बजाने के काम आता है, पूजा पाठ में वो प्रयोग किया जाता है। तो शंख सामान्यतः कैल्शियम कार्बोनेट का ही बना होता है। अगला आता है मुर्गी का वैज्ञानिक नाम क्या है? मुर्गी का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो मुर्गी का वैज्ञानिक नाम है गैलस डोमेस्टिकस। क्या नाम है? गैलस डोमेस्टिकस। और कोको देने वाले पौधे का नाम बताएं। कोको देने वाले पौधे का नाम बताएं। हाल ही में कोको शब्द किस अन्य चीज़ के लिए प्रयोग किया जा रहा है, हमें वह याद नहीं रखना है, क्योंकि कोको शब्द अभी काफ़ी सुर्खियों में भी बना हुआ है। तो कोको देने वाले पौधे का नाम क्या है? थियोब्रोमा केकवा। क्या नाम है? थियोब्रोमा केकवा। अगला फैक्ट है कृत्रिम रेयॉन क्या कहलाता है, या कृत्रिम क्रेयॉन को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? तो कृत्रिम रेयॉन को ही वर्तमान समय में सिल्क के नाम से भी जाना जाता है। अगला आता है गेहूं में कौन कौन से विटामिन पाए जाते हैं? तो गेहूं में विटामिन B1, B2 और B6 पाए जाते हैं।
गेहूं में कौन कौन से विटामिन B1, B2 और B6 पाए जाते हैं। अगला आता है आलू कैसा है, तो आलू एक प्रकार का तना होता है। आलू आपसे पूछा जाए पत्ता है, जड़ है, मूल है, तना है, तो आलू क्या है, एक प्रकार का तना है। अगला आता है सोना खाद किसे कहा जाता है। सोना खाद कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट एक उदासीन उर्वरक होता है और इसे ही गोल्डन फर्टिलाइजर कहा जाता है। किसे, कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट को सोना खाद या गोल्डन फर्टिलाइजर कहा जाता है। अगला आता है नारियल का वानस्पतिक नाम क्या है। नारियल का वानस्पतिक नाम क्या है, तो इसका वानस्पतिक नाम है कोकस न्यूसीफेरा। क्या नाम है, कोकस न्यूसीफेरा नारियल का ही वानस्पतिक नाम है। अगला आता है पौधों की वृद्धि के लिए लगभग या कहें आवश्यक तत्वों की आवश्यकता होती है, तो यह कितने होते हैं। तो एक किसी भी पौधे की वृद्धि के लिए मूलतः 16 आवश्यक तत्वों की आवश्यकता होती है। मूल रूप से किसी भी पौधे की वृद्धि के लिए उसमें मूलभूत 16 आवश्यक तत्वों का मौजूद होना काफ़ी आवश्यक है। अगला आता है मुर्रा, भैंसाना, सुरती, जाफराबादी, ये सब किसकी प्रमुख नस्लें हैं जो अधिक दूध देने के लिए जानी जाती हैं। मुर्रा, मैसाना, सुरती, जाफराबादी अधिक दूध देने वाली नस्लें हैं। ये किसकी हैं, तो यह भैंस की महत्वपूर्ण नस्लें हैं। अगला आता है मिट्टी की उर्वरता बनाए रखने के लिए किस चक्र पद्धति अपनाई जाती है, या मिट्टी की उर्वरकता को बनाए रखने के लिए किस पद्धति का उपयोग सर्वाधिक किया जाता है। तो फसल चक्र का ही उपयोग मिट्टी की उर्वरकता को बनाए रखने के लिए किया जाता है। अगला आता है पौधों में पत्तों के पृष्ठ पर पाए जाने वाले लघु छिद्रों को किस अन्य नाम से जाना जाता है या फिर क्या कहा जाता है। पौधों में या पौधों के पत्तों में पृष्ठ पर पाए जाने वाले लघु छिद्रों को रंध्र भी कहा जाता है, जिसे स्टोमेटा भी कहते हैं। रंध्र को स्टोमेटा भी कहा जाता है। अगला आता है बिना बीज के फलों को विकसित करने की क्रिया कहलाती है। बिना बीज के फलों को विकसित करने की क्रिया क्या कहलाती है, तो इसे टिश्यू कल्चर कहा जाता है। क्या कहा जाता है, टिश्यू कल्चर। कीटों का अध्ययन कहा जाता है या कीटों का अध्ययन कहलाता है, या फिर कीटों का अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है, तो कीटों का अध्ययन कीट विज्ञान, जिसे एंटोमोलॉजी भी कहा जाता है, इसके अंतर्गत किया जाता है। अगला आता है अमर बेल। अमर बेल हमने पेड़ पौधों के ऊपर एक पतली सी बेल टाइप में होती है पीले कलर की, हम सभी ने आई होप देखी होगी। तो अमर बेल को ही कसकुटा के नाम से भी जाना जाता है। अमर बेल को ही कसकुटा भी कहा जाता है। तो यह पूर्ण तना परजीवी होता है। अमर बेल पूर्ण तना परजीवी होता है। अगला आता है मकड़ियों का अध्ययन कहलाता है। मकड़ियों का अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है, तो मकड़ियों का अध्ययन एरिनियोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। किसके अंतर्गत, एरिनियोलॉजी के अंतर्गत मकड़ियों का अध्ययन किया जाता है। अगला आता है वृक्ष संवर्धन। क्या कहा जाता है, वृक्ष संवर्धन के अंतर्गत वृक्षों एवं वनस्पतियों की खेती का अध्ययन किया जाता है। फलों के मीठे स्वाद का मुख्य कारण क्या होता है, या फिर फलों में मीठे स्वाद का कारण उसमें मौजूद किसके तत्व के कारण होता है, तो फलों में मीठे स्वाद का मुख्य कारण उसमें मौजूद फ्रक्टोस होता है। फ्रक्टोस के कारण ही फलों का स्वाद हमें मीठा लगता है। अगला आता है चाय का। चाय का लाल किट जिसे रेड रस्ट ऑफ टी और हरी शैवाल जिसे शैवाल का सेफेल्यूरस रिस्पीज कहा जाता है, यह प्रमुख होता है। चाय का लाल किट हरी शैवाल ही होता है। अगला आता है हल्दी हमें प्राप्त होती है। तो हल्दी हमें किससे प्राप्त होती है, पौधे के तने से प्राप्त होती है। और कपास किससे प्राप्त होती है, तो कपास पौधे के बीज से प्राप्त होती है। जूट या जिसे रेशे कहें, तो जूट किससे, पौधे के तने से प्राप्त होता है। और आलू किसका उदाहरण है, तो आलू रूपांतरित तने का ही एक प्रमुख उदाहरण है। अगला आता है जीव जातुओं के नामकरण व वर्गीकरण का अध्ययन कहलाता है। जीव जातुओं के नामकरण व वर्गीकरण का अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है या क्या कहलाता है, तो यह टैक्सोनॉमी कहलाता है। अगला आता है भारतीय या भारत में केंद्रीय औषधि शोध संस्थान। केंद्रीय औषधि शोध संस्थान या भारतीय केंद्रीय औषधि शोध संस्थान कहाँ स्थित है, तो यह उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में स्थित है। अगला आता है मिट्टी में नाइट्रोजन की कमी पूरा करने के लिए किस फसल को या किस अनाज को बोने को ही सर्वप्रथम प्राथमिकता दी जाती है। मिट्टी में नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए चने को बोने को सबसे पहले प्राथमिकता
दी जाती है। चना ही मिट्टी में नाइट्रोजन की कमी पूरा करने के लिए प्रमुख होता है। अगला था स्तनधारियों में सबसे बड़ी आँख किसके पास होती है या किस जीव की होती है। स्तनधारियों में सबसे बड़ी आँख किसकी होती है? तो सबसे बड़ी आँख स्तनधारियों में घोड़े की होती है। घोड़ा, दूल्हे का घोड़ा, ठीक है, आप ऐसे भी याद रख सकते हैं, सबसे बड़ी आँख उसे की होती है। अगला आता है सभी स्थलीय जानवरों में सबसे बड़ी आँख किसकी होती है। पहले हमने बात की है स्तनधारियों में, अब हम बात कर रहे हैं स्थलीय जानवरों में सबसे बड़ी आँख किसकी होती है। तो यह ऑस्ट्रिच की होती है। ऑस्ट्रिच एक जानवर होता है। अगला आता है अरेबिका और रोबस्टा प्रमुख किस्में हैं। आपको बताना है कि किस फसल की या किस पेय पदार्थ की प्रमुख फसल है या किस्में हैं। अरेबिका और रोबस्टा तो यह कॉफ़ी की प्रमुख किस्में हैं। अगला आता है मच्छरों के समूह को क्या कहा जाता है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। मच्छरों के समूह को क्या कहा जाता है? तो मच्छरों के समूह को स्वर्म कहा जाता है। अगला आता है सबसे पहला क्लोन्ड स्तनधारी कौन था। सबसे पहला क्लोन्ड स्तनधारी डॉली था। कौन था? डॉली। वृक्षों की मृद काष्ठ को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है। वृक्षों की मृद काष्ठ या उसकी ऊपरी परत जो कि एक मृत हो जाती है प्रायः, उसे किस नाम से जाना जाता है? तो उसे हद काष्ठ भी कहा जाता है। बीजों का अध्ययन कहलाता है या बीजों का अध्ययन किस नाम से जाना जाता है? तो स्पर्मोलॉजी बीजों के अध्ययन को कहा जाता है। शैवाल में खाद्य पदार्थ किस रूप में प्रायः उपस्थित होते हैं। शैवाल में खाद्य पदार्थ प्रमुखतः स्टार्च के रूप में उपस्थित होते हैं। लौंग चाय में हम सभी ने देखी है, प्रायः मसालों में भी प्रयोग की जाती है। तो लौंग पौधे के किस भाग से प्राप्त होती है? तो पौधे के पुष्प कलिका भाग से ही लौंग प्रायः प्राप्त होती है। मुर्गी के अंडे में कितने प्रतिशत प्रोटीन मौजूद होता है। मुर्गी के अंडे में कितने प्रतिशत प्रोटीन मौजूद होता है? तो लगभग 12% प्रोटीन मुर्गी के अंडे में मौजूद होता है। अगला आता है भेड़ के गर्भकाल का समय कितने दिन का होता है। तो भेड़ के गर्भकाल का समय लगभग 5 महीने या दिन में बात करें तो 150 दिन का होता है। अगला आता है आपको बताना है कि किसकी प्रमुख नस्लें हैं ये, या फिर सारंग, मूंगा, खैरा भारत में पाए जाने वाले किसकी प्रमुख नस्लें हैं। सारंग, मूंगा और खैरा किसकी प्रमुख नस्लें हैं? तो ये मधुमक्खी की कुछ प्रमुख नस्लों के नाम हैं। तो ये थे कुछ प्रमुख वन लाइनर फैक्ट जिनके बारे में हमने चर्चा की है और ये सीधे सीधे हमें प्रश्न देखने को अक्सर प्रतियोगी परीक्षाओं में देखने को मिलते हैं। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए घर पर रहें, खुश रहें, स्वस्थ रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।